अजीज दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट की उस तारीखी बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि तराजू भी है, नेशनल फ्लैग भी है और मेरे साथ दोनों जो मेरे दो चल रहा है पहली और दफा। फुआरा भी पहली दफा चल रहा है। जो दोस्त दोनों मौजूद हैं, आप इनको बरसहा बरस से अदालती रिपोर्टिंग करते हुए देख रहे होंगे। एक सिद्दीकी साहब है और तैयब बलोच साहब है, क्योंकि कल रात जब फैसला आया कि यहिया अफरीदी जो है उनको पार्लियामानी कमेटी ने एज चीफ जस्टिस जो है वो उनकी मंजूरी दे दी है। तो एक र्यूमर्स थी, एक अफवाहों का तूफान था। दो चीजें थी जिसके लिए मैं खुद आज फिर सुप्रीम कोर्ट आया कि एक तो ये था कि अफरीदी साहब रिफ्यूज कर देंगे ये मनसब कबूल करने से और एक नया क्राइसिस जन्म लेगा। दूसरा क्योंकि ये था कि आज से वकला की जानब से जबरदस्त किस्म का एहतजाज होगा, क्योंकि हम खुद इफ्तार चौधरी साहब के ज़माने से इसी दरअनी गेटों के सामने मार भी खाते रहे, एहतजाज भी करते रहे। तो आज मैं आया था ये दोनों चीज़ें देखने के लिए। बहरहाल ये इस हवाले से मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। सबसे पहले मैं तैयब बलोच साहब से पूछूंगा कि तैयब बलोच साहब, आज मुल्क भर के जो वकला हैं, बार एसोसिएशन है, उनका रद्दमल क्या है? देखें, जो मेरी नज़र से गुजरा है कि तकरीबन तमाम बार एसोसिएशंस की जानिब से, बार कौंसल्स की जानिब से जो है वो नामजद चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी को मुबारकबाद दी जा रही है और पार्लिमानी कमेटी का ये फैसला जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में जस्टिस याया खान अफरीदी को ये एजाज़ हासिल है कि पहली दफ़ा पार्लिमान की कमेटी ने मुतफिका तौर के ऊपर, हम कह सकते हैं, यानी 2/3 से ज़्यादा जो है उनके पास, उन्होंने उनको जो है वो नामजद किया है और यूं ये पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस बनेंगे जिनको पार्लिमान ही की कमेटी ने जो है वो नामजद किया है। और इसके साथ साथ जो है जो वकला की जानिब से रद्द-ए-अमल के तौर पे हमें नजर आ रहा है कि वकला बहुत ज्यादा खुश हैं। हाँ, चंद एक वकला जरूर हैं कि जो पहले भी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ जो है उन्होंने एहतजाज और धरने की कालें भी दी, वकला तहरीक चलाने की भी इंदिया दिए। लेकिन भट्ट साहब, इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो शारा दस्तूर है, यहाँ पे बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी काल के ऊपर जो है वो 2 दफा वकला ने अटेम्प्ट की तहरीक चलाने की और उसमें यही था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन किया जाए और साथ ये था कि 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ। लेकिन जो पहला एहतजाज था मैं इस मामले में सिद्दीकी साहब कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मामले में ना पड़ती तो शायद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को इतना मुतनाज़ ना बनाया जाता और शायद ये मामला इस तरफ ना जाता। इस वाले से आपका कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जो कैंपेन शुरू कर देती है कि फलां को चीफ जस्टिस बनाया जाए, ना बनाया गया तो हम ये करेंगे, उससे जुडिशरी को फायदा होता है या नुकसान होता है? बट साहब, जब भी किसी जज को आप पोलिटिसाइज करते हैं तो उससे नुकसान तो जाहिर है उस जज का होता है। मतलब आप एक तरह से तारीफ करें या तनकीद करें, दोनों सूरतों के अंदर एक जो है सूरत हाल जो है वो डेवलप होती है। लेकिन ये एक तवील, आप ये देखेंगे, लॉयर्स मूवमेंट के बाद से अदालतों के ऊपर फोकस रहा और हमने ये देखा कि अदालतों के फैसले जो हैं वो ना सिर्फ सियासत के ऊपर असरअंदाज हुए बल्कि मुल्की मईशत के हवाले से भी, और फिर जो पूरा निज़ाम है उसने भी घेरे में ले लिया ना सर, हर सियासी, माशी और हर किस्म के निज़ाम के। अब यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया कि वो जज साहिबान जो हैं वो खुद को आइसोलेट रख सकें। तो लेकिन आप ये देखेंगे, जब पनामा हुआ उससे पहले यहाँ पे आज़ादी चौक में धरना दिया जा रहा था। आज़ादी मार्च के नाम के ऊपर यहाँ डी चौक में धरना 126 दिन का दिया गया था। तो जब वो धरना अपने अरूज पर था तो मखदूम जावेद हाशमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्लियामेंट में के बाहर और उन्होंने कहा था कि जनाब, मंसूबा ये है कि इसके बाद जो जज जाएंगे वो जो है डिस्क्वालीफाई करेंगे, नवाज शरीफ की हुकूमत गिराएंगे और इमरान खान को जो है वो हुकूमत के अंदर लेके आएंगे। और उस पर वो उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी थी। पार्टी भी छोड़ दी थी। और फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ। अब उसके बाद ये दूसरा मौका था कि मंसूर शाह आएंगे, नए इलेक्शन कराएंगे। तो ये जो बात हुई है ना, इसने बहुत ज्यादा, मेरा ख्याल है कि जुडिशरी को भी नुकसान पहुंचाया है, मंसूर शाह साहब को भी नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, अब ये बताएं तैयब बलोच साहब कि 3 जजों का पैनल गया और
ये बात की जा रही है कि सीनियर मोस्ट को क्यों नहीं बनाया गया, लेकिन क्या गुज़श्ता 3, 4, 5 साल से ये जो पैमाना था कि हाई कोर्ट से जो सीनियर मोस्ट होता था उसको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता था, लेकिन ये प्रैक्टिस तो हाई कोर्ट से शुरू नहीं हो गई थी। बिल्कुल भट्ट साहब, ये जो मैं आपको बताऊं कि सीनियरिटी एक इशू जरूर रहा, और फिर हमने देखा जैसे आप कह रहे हैं कि जुडिशियल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करता था हाई कोर्ट से, उसने क्या करना शुरू कर दिया कि सीनियर मोस्ट जज को साइड पे करके जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट करनी शुरू कर दी। जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस याया खान अफरीदी हैं और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, और इस तरीके से काफी जजेस जो हैं वो जूनियर जजेस अपॉइंट किए गए, और जिनके ऊपर आजकल ये कहा जाता है कि वो बंदियाल और साकिब निसार ने जो है इमरान प्रोजेक्ट के जजेस अपॉइंट किए, इंडक्ट किए, इसी वजह से जूनियर जजेस लगाए गए। दूसरा जो आप सीनियरिटी की बात कर रहे हैं उसमें ये है कि सुलेमान अकरम राजा जो इस टाइम तहरीके इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सीनियरिटी को खत्म होना चाहिए, मेरिट पे जजेस के पॉइंट होनी चाहिए, अगरचे आज वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और इस तरीके से और भी ये पॉइंट ऑफ व्यू आते रहे। लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, वो पॉइंट रह जाएगा कि अब जो सीनियरिटी असूल बाईपास हुआ है, ये फार्मूला है जस्टिस मंसूर अली शाह का। आपको बड़ी हैरानगी हुई होगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह के जिम्मे लगाया चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कि जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो जुडिशियल कमीशन है उसके रूल्स बनाए जाए। उन्होंने जब रूल्स बनाए तो उसमें उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की तैनाती होगी वो सीनियरिटी पे नहीं होगी, उसके लिए 3 जजेस का पैनल होगा, उसमें से जो मेरिट पे होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा। 2 अपॉइंटमेंट हुई है सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में। तो मैं थोड़ा सा अपने जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि ये एक नया नुक्ता आपने उठाया है, बिल्कुल कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी किसी कमेटी के सरबराह थे मंसूर अली शाह साहब, जिन्होंने ये रूल्स फार्मूला देना था, और फार्मूला उन्होंने दिया कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाने के लिए सीनियर मोस्ट की जरूरत नहीं है। 3 में से 3 जजों। क्यों जी साहब, ये कब हुआ? देखें, ये जो है अपना मामला जो है वो देखिए 8 का जवाब 8 से आया है, ये भी एक कुदरत का अपना वो है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके गया था। जस्टिस याया अफरीदी साहब जो है ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। अच्छा, जस्टिस याया अफरीदी उन वकला में भी शामिल हैं जिन्होंने 3 नवंबर के इकदाम को चैलेंज किया था, और उसी वजह से 3 नवंबर को एज ए लॉयर उन्होंने चैलेंज किया। हाँ, मतलब हमें याद है कि यहाँ पे जब उसकी हेयरिंग होती थी मुकदमात की, तो अफरीदी साहब जो है ना सिगरेट पीते थे, तो हम उनसे लेके सिगरेट शेयर किया करते थे, सिगरेट लेके पिया करते थे, तो इज वेरी जनरस। सही, आपका ब्रांड सिगरेट का और उनका एक ही था। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब जनरल मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत हो रही थी और इमरान खान के दौर के अंदर किसी जज को अपॉइंट नहीं किया जा रहा था, तो फिर अफरीदी साहब को जो है ना प्रेसिडेंट बनाया गया था संगीन गद्दारी के मुकदमे की कोर्ट का प्रेसिडेंट। तो वहां पे इनके खिलाफ ये कहा गया, अनवर मंसूर और शरीफुद्दीन पीरजादा जो है ना ये जनरल मुशर्रफ की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने इतराज किया कि जनाब ये तो क्योंकि इन्होंने किया था और उसकी वजह से जो है वो 31 जुलाई का फैसला आया, ये पेटिशनर थे, तो इनका इंटरेस्ट बनता है, तो इनको नहीं बैठना चाहिए। तो ये उसके बाद उन्होंने इनके बेंच में बैठने पे सदर का इतराज किया गया कि ये जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ पिटिशनर थे और अब उन्हीं के खिलाफ ये बेंच हेड नहीं कर सकते। उस पे जो है वो मैं आपको मतलब ये बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट है। अच्छा, फिर जब जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, तो उनके साथ साकिब निसार ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की, बिल्कुल वही ज्यादती हुई जो उमरता बंदियाल और काजी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से हुई। अब ये एक बड़ी तवील चीजें हैं, उनको बाईपास करके जस्टिस याया अफरीदी साहब को जो सीनियर मोस्ट जज थे उस वक्त, और उनका नंबर बनता था कि वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो, तो जनाब साकिब निसार साहब ने क्योंकि अगर ये बनते तो टाइमलाइन के मुताबिक ये 4 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते, तो इनका टेन्योर कम करने के लिए 4 नंबर से मुनीब अख्तर साहब को उठा के सिंध हाई कोर्ट से साकिब निसार साहब ने इनसे पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर, ताकि इनका टेन्योर जो है वो उसको कम कर दिया जाए। तो वो जो ज्यादती की थी
लेकिन कुदरत की भी जो है ना, मैं कहता हूँ कि कुदरत अपनी एक दरवाजा बाज होता है तो 100 द्वार खुलते हैं, ये तो आपने मैं सुना कहता हुआ हूँ था। कुदरत का अपना एक इंतकाम है। मतलब 8 जजों ने कोशिश की कि मखसूस नशिस्तों से आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी और फिर हम जो है वो आगे आके वो कर लेंगे, लेकिन 8 पार्लियामेंटेरियंस ने एक नया चीफ जस्टिस जो है उसको तैनात कर दिया। और वो चीफ जस्टिस तैनात किया जो जिसके साथ ज्यादती हो रही थी, जिसकी हक तलफी हुई, जिसके हक तलफी हुई थी। और अब जब वो अपने हक को पहुंचा है, अब ये देखें, ये कुदरत, मैं कहता हूँ याद है आपको सिद्दीकी साहब, आपको एक तरीके याद बात, जस्टिस जब जवाद ख्वाजा के पास हम मिलने गए रिटायरमेंट के बाद, उन्होंने कहा बाज़ औक़ात कुदरत भी पापड़ बेलती है। तो मुझे लगता है याया खान अफरीदी के लिए भी कुदरत ने पापड़ बेले हैं। अच्छा, एक तो सिद्दीकी साहब ये बताएं आप दोनों हजरात कि क्या कोई आप लॉयर मूवमेंट चलती हुई देख रहे हैं? यानी मेरा ख्याल है कि वे जो था कि यही अफरीदी रिफ्यूज कर देंगे, बात समझ आ गया। मैं आपको एक बात बताऊं, लॉयर्स मूवमेंट जो थी 2007 की, मुझसे ज्यादा किसी ने कवर की है, बादशाह मुझे बताया। बात सुने, कवर करो छोड़े। आपको याद है आप उस दिन जब बीपर दे रहे थे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई हो रही थी, तो आप और मैं यहाँ पे खड़े थे, यहाँ खड़े थे, बिल्कुल। और याद है ना, और मैंने आपको कहा था कि आज आपने ये केस बिल्ड कर दिया, याद है आपको? बिल्कुल। लेकिन वो उसमें मैंने ही खबर दी थी कि इरफान चौधरी जो है आर्मी हाउस के अंदर कैद है। तो वो सारा उसके बाद से जो सारी लॉयर मूवमेंट शुरू हुई थी, और भट्ट साहब उसका एनी शाहद है। भट्ट साहब को समझ नहीं सी आ रही है क्यों है, ए कौन गया है। मैं दसे मैं क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई शुरू हो रही है, क्योंकि मैं फौजदार हम भी आ गए इधर। और ये भट्ट साहब उस वक्त यहाँ मौजूद थे, बड़े महदूद चंद सहाफी थे। और मुझे याद है उस वक्त फिर हमने जस्टिस वो जो सलाउद्दीन साहब है ना, उनके सबीउद्दीन साहब जी, उनके वालिद जो हैं वो भी उस वक्त उनको लाया गया था। तो उनका जो ये जजेस की लिफ्ट है, वो उसमें वजू करके तो नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे नीचे मस्जिद में, तो मैंने उनको लिफ्ट के अंदर रोक के उनका साउंड बाइट लिया था। नहीं, उस टाइम पे जाहिर है क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने उस केस को बिल्ड किया और बड़ी अच्छी मूवमेंट बनी। अच्छा, अब आप आ जाए, कम टू द पॉइंट। मैं इस क्या पॉइंट क्या था, मैं तो भूल गया। वकला तहरीक। तो भट्ट साहब वो जो था वो एक आमिर था, और आमिर ने अदलिया के ऊपर हमला किया था। यहाँ पे कोई अदलिया के ऊपर हमला नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई पीसीओ का हल्फ नहीं ले रहा, यहाँ पे कोई गैर आईनी काम नहीं हो रहा। यहाँ पे बिल ऑफ द पीपल जो कि पार्लियामेंट है, जो आइन कहता है कि हाकमियत अल्लाह की, उसका इख्तियार एक मुकद्दस जमानत के तौर पर रियासत के अमूर चलाने के लिए पाकिस्तान के अवाम इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने ये फैसला किया है कि हमने अपने लिए ये निजाम इंसाफ बनाना है। तो जनाब, नहीं, लोग कहते हैं ये अवाम ने नहीं किया, ये फॉर्म 49 ने किया। तराज ये आ रहा है बिल्कुल बेसिकली। मुझे एक बात बताएं, जो इस वक्त बैठे हैं, अब ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर जीतने वाले का फॉर्म 47 है। ये बात ठीक है ना। तो ये प्रोपेगेंडा है, ये वो सारी। अच्छा, आप आगे लॉयर मूवमेंट, आप बड़ी सूरत पे आ जाए। ये पार्लियामेंट है जनाब, ये पाकिस्तान के अवाम ने फैसला किया है, वकला ने नहीं किया। और मुझे कोई ऐसी मूवमेंट चलती हुई नजर नहीं आ रही है। ये सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हो लेने दें, और उसके बाद ये सारा कुछ ठंडा पड़ जाए। मेरा एक पॉइंट है जो मैं कहना चाह रहा हूं कि मुझे जवाज ही नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सयाद अपने दाम में खुद ही आ गया। तो सही मंसूर अली शाह ने जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए क्राइटेरिया मुकर्रर किया था, पार्लियामान ने वही मंसूर अली शाह फार्मूला उठा के, मुसलमान का फर्ज है कि जो अपने भाई के लिए पसंद करें, अपने लिए पसंद करें। देखिए, मेरा नुक्ता नजर जरा आप दोनों से मुख्तलिफ। मैं तो आपको पता है तो खुद ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, तो हर मूवमेंट में पाकिस्तान बार सुप्रीम कोर्ट बार के साथ रहा हूँ। मूवमेंट चलाने के लिए पहला काम ये होगा कि क्या जो टॉप के वकला है वो ये ऐलान करते हैं कि हमने चीफ जस्टिस के सामने पेश नहीं होना। अगर ये बात है, आज पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐलान करे कि हम इस अदालत के अंदर कोई पिटीशन नहीं लेके आएंगे। देखे ना, ये नहीं हो सकता कि एज ए लॉयर मैं बाहर ये मारूं कि चीफ जस्टिस नामंजूर अंदर फाइल में लेके जाऊं। मुझे नहीं लगता कोई वकील इस तरह कुर्बानी देगा, क्योंकि मुझे आपको भी याद है कि जस्टिस डोगर साहब का जब टेन्योर था, वो एक छोटी सी मैं बात कर लूं जिसमें आइन तोड़ा गया। कहीं बात सुन लो ना, तो जब डोगर साहब का टेन्योर शुरू हुआ तो बड़े बड़े जो तहरीक के वकला थे वो भी कहते थे कि भाई बस हो गई है,
हमारा क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई अगर बाइकआउट करना है तो हमारी फीस वापस करें, जो वकील पेश हो रहे हैं हम उन्हें केस देंगे। तो क्या मुल्क में 2, 4, 5 हज़ार अगर दो वकलाए ऐसे पैदा हो गए तो फिर तो बन सकता है, अदरवाइज ये चीज आगे बढ़ती नजर नहीं आती। अब आ जाए थोड़ा सा या अफरीदी साहब के जो अदालती इनका कैरियर है, इसमें ये बताएं कि इन्होंने कोई लैंडमार्क डिसीजन किए हो, कोई यादगार हो, कोई आपकी नजर में आता है? जरा काजी फैज ईसा केस में इनका रोल क्या था, जरा ये थोड़ा सा मुशफिक साहब बता सकते हैं? और जी हाँ, काजी फाइज ईसा केस के अंदर मैं कहता हूँ कि वाहिद जज थे ये जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा की रेफरेंस के खिलाफ पिटीशन डिसमिस कर दी। अच्छा अच्छा। और इन्होंने कहा था कि एक जज को लिटिगेशन में नहीं आना चाहिए। काजी फैज ईसा साहब की पिटीशन रिजेक्ट की थी, वाहिद जज ने की थी। अच्छा ठीक है। और बाकियों ने तो रेफरेंस सेटिसाइड किया था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल की उसी के ऊपर जो थी पिटीशन उसको एक्सेप्ट किया था। की भी आपकी भी मेरी भी उन्होंने एक्सेप्ट की। ठीक है ना, वो दीगर वो की थी, वो कहते थे कि जज को लिटिगेशन में नहीं आना चाहिए, ये दैट वाज उनका प्रिंसिपल स्टैंस। फिर उसके बाद जो है अभी ये देख लिए जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है उसके अंदर उन्होंने कहा वो 187 का इख्तियार जो मंसूर अली शाह साहब ने इस्तेमाल करके दीगर आईनी शिकों को मुअत्तल किया, उससे उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि इस एपलेट जुरिस्डिक्शन के अंदर 187 का इख्तियार जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए डेंजरस होगा, खतरनाक तरीन होगा। तो एक इससे उन्होंने इख्तलाफ किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो कानून है उसमें भी उन्होंने इत्तफाक किया कि हाँ पार्लियामेंट का इख्तियार है, कानून साजी कर सकती है, लेकिन अपील का हक देने के हवाले से उनका कहना था कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगी, और माजी से अपील का हक भी इन्होंने नहीं दिया था। तो उसमें एक जगह वो किया, एक्सेप्ट किया, दूसरी जगह डाइसेंट किया। फिर जो है इमरान खान का 25 जुलाई का 25 मई का जब ये यहाँ पे आए थे, और फिर जब इजाजुल एहसन साहब की सरबराही में मुनीब अख्तर और मुजाहिर नकवी उन्होंने इमरान खान को यहाँ जलसा करने की इजाजत दी थी, और उस ऑर्डर को तोड़ के डी चौक के अंदर पहुंचे थे जब इस्लामाबाद को जला दिया गया था। उस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई थी, और बंदियाल साहब ने कहा था हो सकता है इमरान खान साहब तक हमारा ऑर्डर ना पहुंचा हो। उस पर 5 मेंबर बेंच बना लिया। कंटेम्प्ट का ऑर्डर खुद 3 ने सुनने के बजाय 5 का ऑर्डर बना लिया, और उसको तो उसमें जो है 4-5 जज साहब थे, तो उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा ये हमारे ऑर्डर की वायलेशन हुई है, तो लिहाजा इमरान खान को कंटेम्प्ट का नोटिस जाना चाहिए 4-1। तो जब फिर कहा गया कि नहीं जरा हम रिपोर्ट्स मंगवा लेते हैं, रिपोर्ट्स आई, और रिपोर्ट्स के बाद भी जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के कंटेम्प्ट की गई है, इनको कंटेम्प्ट का नोटिस होना चाहिए। फिर जो है अपना उसमें जो जज साहिबान थे जो अपना क्या कहते हैं उसको, जस्टिस याहिया अफरीदी के जो जजेस की एलिवेशन के अंदर अभी जब जस्टिस आलिया नीलम जो है उनको किया गया, तो कहा गया कि जनाब वो 2 जज सुपरसीड हो रहे, तो इन्होंने कहा कि अगर बल्कि जो क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने बताया था कि शुजात अली और बाकिर नजवी साहब जो है वो उनके हवाले से कुछ बेज़ाब्तगियों के शिकायत है, तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो इनको तो जज भी नहीं रहना चाहिए। सो ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ। एक और आपको बात बताऊं, एचिसोनियन है, एचिसन कॉलेज के अंदर जो है वो टेंट पैगिंग होती है, वो नेजाबाजी वाला होता है ना जो हमारे गांव में खेलते हैं, घोड़े पर सवार बैठता है, पग बांधता है, नेजा हाथ पे पकड़ता है और भागता हुआ आता है, और आके वो जो है नेजे से वो किला उखाड़ता है। तो ये एचिसन कॉलेज के अंदर बड़े अच्छे उसके प्लेयर हैं, याहिया अफरीदी साहब। अमूमी तौर पर इसमें जो होता ये है कि ये जब नेजाबाज आता है तो वो बड़ी स्पीड से आता है और अपना टारगेट लेके चला जाता है, लेकिन जो इनके दोस्त हैं, साथी हैं, जो उसमें कॉलेज में पढ़ते थे, उनसे एक मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ये बड़े मोहताज होते हैं, ये आते आते टक 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 टक, और क्योंकि उसमें पग ना गिर जाए और वो बड़े उससे तो बड़ा जो अपने टारगेट के करीब पहुंच के बहुत एहतियात से जो है वो अपना लेजर लेके तो वो करते हैं। तो ये उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं। अच्छा बलोच साहब, अब लास्ट क्योंकि हमने प्रोग्राम खत्म करना है कि एक जजमेंट थी जो 9 मई को लोग गिरफ्तार हुए थे और उनके केसेस फौजी अदालत में भेजे थे। वो केस भी तो मेरा ख्याल याहिया अफरीदी साहब ने सुना था
और उसमें ये जजमेंट ये दी थी कि सिविलियन के केस जो है वो फौजी नहीं, अदालत में उसमें नहीं जा नहीं थे, सकते। उसमें अच्छा, याया अफरीदी साहब नहीं थे, उसमें बेंच में नहीं थे। वो जब बेंच बना था तो काजी फाइसा सरदार तारिक मसूद उठ गए थे, फिर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ था। लेकिन याया अफरीदी साहब जो हैं वो जब डोगर के केस के अंदर इंतखाबात का सो मोटो बंदयाल साहब ने लिया था तो उन्होंने कहा था ये सो मोटो नोटिस नहीं बनता है। फिर ये जो मुदाखलत वाला खत है, आपको याद है, इस पे जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर मंसूर अली शाह साहब समेत 4 जज थे जिन्होंने कहा इस पे सो मोटो नोटिस लेना चाहिए। तो उस वजह से सो मोटो नोटिस लिया गया और उस सो मोटो नोटिस के ऊपर भी जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि ये सो मोटो नोटिस नहीं बनता है मुदाखलत का। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट्स एक अपनी अदालतें हैं, आज़ाद हैं, आईनी अदालतें हैं, ये उनके मामला के अंदर मुदाखलत होगी। सो 184(3) के हवाले से बहुत क्लियर एक और बात कि जब साकिब निसार साहब ने इनको एलिवेट किया उनके दौर के अंदर, तो 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से जब इनकी राय का पता चला तो उन्होंने कहा कि मुझे पता होता कि यह 184(3) के खिलाफ है तो मैं इसको एलिवेट ही नहीं अब भी नहीं करता। करना। अच्छा, आप ये बताएं, छोटा सा मुख्तसर लास्ट पॉइंट है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का 26वें अमेंडमेंट का दूसरा हिस्सा है कि अब आईनी बेंच बनेगा, तो वो उसकी तश्कील कैसे होगी, कौन करेगा, जरा आम आदमी को भी समझ नहीं आ रही। देखिए, पहले जो है जजेस कमेटी करती थी, ठीक है ना, पहले ये चीफ जस्टिस का इख्तियार था बेंच बनाने का, मुकदमे फिक्स करने का। हाजी साहब के दौर के अंदर बेंच बनाने का इख्तियार भी डाइल्यूट कर दिया गया और मुकदमे फिक्स करने का चीफ जस्टिस का इख्तियार भी हटा दिया गया। कौन कर रहा था? वो रजिस्ट्रार ऑफिस कर रहा था, कॉज लिस्ट वो बनाता था। चीफ जस्टिस के कौन सा मुकदमा उठा के कब लगाना है, पहले लगाना है, बाद में लगाना है, एक पॉलिसी बनाई गई जिसके मुताबिक जो है मुकदमा फिक्स होते हैं। फर्स्ट टाइम ये पॉलिसी बनी। ये फर्स्ट टाइम आया। तो यही बहुत बड़ा है कि चीफ जस्टिस अपना ये इख्तियार भी खत्म कर दे कि कौन सा मुकदमा कब लगाना है और बेंच बनाना। अजमत से शेख साहब से एक दफा बात हो रही थी तो उन्होंने कहते हैं कि यार ये जो पनामा की हो रहा था, वो शालीमार ग्राउंड में वॉक करने आते थे तो वहां पे मैंने उनको पकड़ लिया था, तो बात होती रही उनसे, तो कहने लगे क्या देखें जो सबसे बड़ी इसके अंदर गेम है ना वो बेंच बनाने की है, मुकदमा। ठीक है, बहुत बड़ा इख्तियार था। अब आईनी बेंच कौन बनाएगा, वो फंक्शन कैसे करेगा? अब आईनी बेंच के हवाले से जुडिशियल कमीशन जो है, जो होगा चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसमें चीफ जस्टिस होंगे, 3 सीनियर मोस्ट जज साहिबान होंगे, उसमें अटॉर्नी जनरल होंगे, वफाकी वजीर कानून होंगे, बार का नुमाइंदा होगा, 4 अरकान पार्लियामेंट होंगे, 2 सेनेट से, 2 कौमी असम्बली से। तो अब इसमें जो अक्सरियत से जो भी फैसला होगा वो बेंच बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज आएगी कि मसलन अगर ये बात आती है कि चीफ जस्टिस या बाकी लोग जो है वो उनकी सरबराही में किसी का नाम आता है या आ सकता है या प्रपोज हो सकता है, तो फिर क्या वो बैठेंगे कि भी हमें बेंच बनाने के लिए? मेरा ख्याल है कि वो बैठेंगे और फिर इस तरह से अक्सरियत से जो है जो भी अक्सरियती राय होगी उस 13 रुकनी जुडिशियल कमेटी की, उसमें जो अक्सरियत होगी, जो एतराज आ रहा है कि देखिए बेंच बनाना तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मैटर था, इसमें जो अरकान डाले गए हैं, असेंबली के डाले गए हैं, ये वो, तो ये से कहते हैं मुझे भी इस पे एतराज है, सच्ची बात है। ये दूसरी कंप्रोमाइज होगी, इसको अंडर कंट्रोल ये अंडर कंट्रोल की तो बात नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे नजदीक तमाम जज साहिबान जो हैं, तमाम जज साहिबान जो हैं वो आजाद है। मैं उस थ्योरी के ऊपर नहीं जाता हूँ, ठीक है। जज ने फैसला करना होता है आइन और कानून के मुताबिक, ठीक है। और इसमें जब बेंचेस बनेंगे, उसमें बेंचेस में मेरा ख्याल है कि एक बहुत वो मुशावरती मिल जो 3 जजों के दरमियान में होता था, अब वो उसको खोल दिया गया, बड़ा कर दिया, वो भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ। जो बाकी के मामला हैं वो चीफ जस्टिस का इख्तियार है और एग्जीक्यूटिव के मामला हैं, जो एग्जीक्यूटिव अफेयर्स हैं, वो सारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास होंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा हो सकते हैं या वो बन सकते हैं, तो ये फैसला जो है वो कमेटी ने किया। जी, आप इस अमर को कैसे देख रहे हैं? ये जो आईनी बेंच बनेगा, इसकी तश्कील कैसे होगी, ये फंक्शन कैसे होगा, फैसला कैसे होगा कि कौन से केसेस इनके पास जाने हैं, कौन से केसेस इनके पास नहीं जाने? देखिए, वो तो इसमें लिख दिया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होंगे जो 184(3) में आएंगे, जो है वो मैटर जो है वो यहाँ पे जा सकते हैं। और उसमें भी ऑलरेडी ये तय किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केसेस हैं
या मुलतवी हैं या उनकी नजरसानियां कुछ भी है, वो भी मामला अब सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को यानी ये पिटीशन ये है मोस्तरबा माजी होगी। अब तक माजी से जितने मुकदमा पेंडिंग है बिल्कुल। वो अब उसी कोर्ट में जाएंगे, उसी बेंच में जाएंगे, वो अब उसी बेंच में जाएंगे। और दूसरा ये है कि पार्लिमान की नुमाइंदगी इस वजह से भी रखी गई थी कि हमने देखा कि पार्लिमान की पहले कमेटी अलग होती थी, इनकी कमेटी अलग होती थी। ये चीजें रेफर करके पार्लिमान की कमेटी को भेजते थे और पार्लिमान की कमेटी उस टाइम रबर स्टैंप बनी हुई थी। तो अब इन्होंने सिर्फ मिक्सअप कर दी है। कमेटी तो ऑलरेडी आपके सामने पार्लिमान का कमेटी मौजूद था जो उन चीजों को देखती थी। अब सिर्फ ये है कि वो अलग शूट करने का इख्तियार जो है ना, हाँ ये जो है मैं इस बात कि वो आप उसको मजीद डाइल्यूट कर देते, 5 जज साहबान की कमेटी बना देते। सही है। तो मेरा ख्याल है कि एक्सटर्नल जो आंसर है वो बेंच फॉर्मेशन के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं इसको यूं समझता हूं कि चूंकि हमारी जो रिवायत है ना वो जरूरी है इस टाइप की कि इन पे ओवरसाइट होना चाहिए पार्लिमान का, अवामी नुमाइंदों का। वरना अगर ओवरसाइट नहीं था तो हमारे इन मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि पार्लियामेंट भी हम चला सकते हैं, और उन्होंने सियासत में मुदाखलत की, सियासत के पार्लिमानी अमूर में मुदाखलत की। और मखसूस नशिस्तों के केस में आपने देखा कि पार्लिमान भी इनकम्प्लीट हो गया, सुबह ही पार्लिमान भी। तो फिर सियासतदानों को तो सोचना पड़ा ना, उन्होंने फिर हल निकाला। दोस्तों, ये क़य्यूम सिद्दीकी साहब, तैयब बलोच साहब की जो कोर्ट के मुतल्लिक़ ओपिनियन है, इसको हम आला तरीन जो ओपिनियन है उनमें गिनते हैं। जितने जर्नलिस्ट हैं वो इनसे रहनुमाई लेते हैं, हम भी लेते हैं। और ये जो आपने देखा सुना उस पर आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं छोड़े जा रहा हूँ कि जितने दोस्त इस नए तरीकाकार पे इतराज कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस की तकर्री का नया तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, वो सिर्फ अपने आप से सवाल करें कि माजी में जो 8-10 चीफ जस्टिस साहबान गुजरे हैं, क्या वो उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? क्या वो समझते हैं कि उन्होंने आइन के मुताबिक क्या किया? अगर वो समझते हैं कि ये नहीं किया तो फिर नया तरीकाकार देखने के बाद इस पे एतराज करें कि नहीं यार ये तो उससे भी बुरा साबित हुआ। अगर ये अच्छा साबित हुआ तो हम कहेंगे अच्छा साबित हुआ। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।